आज देखते हैं हम लोग सत्ता। सत्ता का अंग्रेजी होता है अथॉरिटी, और यह अंग्रेजी शब्द अथॉरिटी लैटिन के शब्द ऑक्टोरिटियस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है सहमति अर्थात एग्रीमेंट अर्थात अनुमति, अप्रूवल। तो जिस सत्ता का जिक्र हम लोग आज कर रहे हैं उसका अर्थ होता है सहमति। उसे सहमति मिली होती है, उसे वैधता मिली होती है, उसे मान्यता मिली होती है कानून के द्वारा, जिसका की पालन लोग स्वतः करते हैं। सत्ता अपने आप में शक्ति लिए होती है। जिस शक्ति की बात हम करते हैं उस शक्ति को यदि मान्यता मिल जाती है, वैधता मिल जाती है, शक्ति प्लस वैधता अगर हम कहें तो इक्वल टू सत्ता, उसे मान्यता मिल जाती है तो वह सत्ता कहलाता है। और यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें, यह शक्ति है तो सत्ता अपने म्यान में ढकी हुई तलवार जैसी है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। अर्थात उस म्यान में रखी हुई तलवार अपने आप में वैधता लिए हुए होती है, उसे मान्यता मिली हुई होती है, उसे प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वह स्वतः बाहर आ जाता है, और उसमें शक्ति तो अंतर्निहित होती ही होती है। शक्ति के अर्थ को देखें तो इसे हम कई एक रूपों में देख सकते हैं। इसे वैधता तो मिली ही होती है, और यह संस्थागत रूप में होती है, अर्थात किसी कार्यालय या व्यक्ति की सत्ता के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। वो कार्यालय है तो वह एक सत्ता का रूप है, स्वरूप है। और वहीं कार्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके बीच एक संबंध होते हैं, और सब अपनी अपनी जगह सत्ता के रूप में होते हैं। सत्ता का संचार होता है उनके बीच पद सोपान के क्रम में, जहाँ की अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्चस्थ अधिकारी का बात मानते हैं। उस सत्ता की, उस पावर की, उस अधिकार की अवहेलना वे नहीं कर सकते हैं। एक विद्वान हुए बायरस्टेड, उन्होंने कहा कि सत्ता के प्रयोग का संस्थापक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है। वहीं लॉसवेल और कॉपलान ने सत्ता को औपचारिक शक्ति के रूप में देखा है। यह औपचारिक रूप से एक शक्ति है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार देखें तो सत्ता अधीनस्थों के व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। अधीनस्थ मतलब जो आपसे नीचे हैं, उनके व्यवहार को आप प्रभावित करते हैं। वहां पर आपको शक्ति भी प्राप्त होती है और वैधता भी प्राप्त हुई रहती है। स्पष्ट रूप से समझ लें, कोई संस्था है, जब उसके माध्यम से कोई काम होने लगता है तो वह सत्ता का रूप लेने लगती है, और यह व्यक्तियों के रूप में होने लगती है, संस्थाओं के रूप में हो सकती है, समूहों के रूप में हो सकती है। और यह भी जान लें कि सत्ता की पहचान अस्पष्ट होती है, किसी प्रकार की वो अस्पष्टता नहीं होती है। इसके पीछे एक शक्ति होती है, और यह सत्ता एक मुहर है, जिसे कि आप समझ सकते हैं इसमें यह अधिकार है, यह एक संस्था, यह अधिकार है, इसको मान्यता प्राप्त है, किसी का ताज है, किसी का पहनावा है, वह भी एक सत्ता का उदाहरण है। और यह एक विद्वान हुए एम.जी. स्मिथ, उन्होंने कहा है कि शक्ति के बिना सत्ता प्रभावहीन होती है, इसलिए सत्ता और शक्ति में एकीकरण राजनीतिक संगठनों के माध्यम से संभव है। अतः सत्ता और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, और हालांकि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सत्ता शक्ति का पर्याय है, लेकिन सत्ता में शक्ति छिपी हुई होती है, उसे मान्यता मिली हुई होती है, और लोग उसे स्वभावतः स्वीकारते हैं। सत्ता की विशेषताओं को देखें तो कई एक विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं, और जैसे कि सत्ता का संबंध किसी पद से होता है, सत्ता का संबंध किसी व्यक्ति से होता है, और सत्ता को सरकारी रूप से, कानूनी रूप से आदेश जारी करने का अधिकार होता है।
सत्ता के मामले में अगर आदेश के स्तर पर देखें तो दो स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, दूसरे अधीनस्थ अधिकारी। दोनों के बीच एक संचार का रिश्ता होता है, दोनों में एक संबंध होता है और यह आपसी अंतर संबंध विधिवत होता है, वैध होता है। उच्च अधिकारी का कहना अधीनस्थ कर्मचारी के लिए मान्य होता है, उस आदेश को उसे मानना पड़ता है। सत्ता की विशेषताओं को हम इस रूप में देख सकते हैं कि इसमें संप्रेषण का गुण होता है, जिसमें कि दो व्यक्ति, दो अधिकारी होते हैं, उसे स्वीकारना पड़ता है और तभी सत्ता का भी अस्तित्व बना रहता है। संप्रेषण में किसी प्रकार का संदेह वाली स्थिति नहीं होती है। सत्ता का एक विशिष्ट संरचना होता है, संगठनात्मक ढांचा होता है। सत्ता में एकता बनी रहती है, उसकी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। पद सोपान प्रणाली में प्रत्येक सत्ता अपने अपने नियम पर काम करती है। जैसे कि आप समझ लें कि जिला है तो वहाँ डीएम है, तो वह उसे जानता है कि हमें सूचना किस किस कर्मचारियों से किस प्रकार मिलेगी, या जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वे जानते हैं कि किस प्रकार से किस फाइलों को हम वहाँ भेजेंगे। सबों की अपनी अपनी व्यवस्था बनी हुई है और वे जो पूर्व में नियम निर्धारित रहता है उसके अनुरूप वे लोग काम करते हैं। इसमें एक विशेषता आप यह भी समझ सकते हैं कि सत्ता की विशेषता में कि आस्था रहती है, फेथ, विश्वास जुड़ा हुआ होता है कि नहीं इसे हमें करना ही है, और यह एक मूल्य पर टिकीभूत होती है, उसे लोग मानते हैं। जैसे कि पहले लोग मानते थे कि राज्य है तो यह दैविक उत्पत्ति के द्वारा राज्य का गठन किया है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने राजा को भेजा राज करने के लिए, और लोग उसमें आस्था रखते थे। लोग समझते थे कि यह ईश्वर द्वारा बनाई गई संस्था है। और उसी तरह कभी कभी होता है या कोई जो वीर होते हैं लोग उसकी पूजा करते हैं कि यह चमत्कार है, चमत्कारी नेता है। इस ऐसी बातें होती है। लोकतांत्रिक परिस्थिति में लोग कहते हैं कि नहीं, जनता की सहमति होनी चाहिए। यहाँ पर वे लोकतंत्र में आस्था रखते हैं कि हर जनता को अधिकार है, जिसको मन होगा उसे वह गद्दी सौंपेगा, और इस सत्ता को वैधता मिली होती है, उसे आदेश देने का अधिकार होता है। सत्ता के कार्य को देखें तो इसके कई एक कार्य होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। विभिन्न जितने भी विभाग हैं सबों में एकता लाई जाती है, उसके लिए वहाँ पर समन्वय लाने का प्रयास किया जाता है। और सत्ता के कार्य के रूप में हम नियंत्रण को भी रख सकते हैं कि सत्ता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखती है ताकि वे सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सके, सत्ता का सदुपयोग करें। और सत्ता के कार्य को हम अनुशासन के रूप में भी देख सकते हैं। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखती है। इसके लिए सत्ता निष्पक्ष भाव से अपने जो जूनियर कर्मचारी होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी पदोन्नति भी करती है। विकास, सत्ता जो है अपने विभाग से जुड़े हुए बात हो, अपने क्षेत्र का बात हो, अपने देश का बात हो, तो उसका विकास हो, सबों का विकास हो, यह हमेशा चाहती है। और अगर हम निर्णय देखें तो सभी तरह के कार्य के लिए जो से निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय संबंधी में जो है एक निर्माण प्रक्रिया, एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत वे लोग निर्णय लेते हैं। विकास के लिए अवसर मुहैया कराए जाते हैं। विकास कैसे होगा इसे तय किए जाते हैं। सत्ता के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, इसको यदि हम देखें सत्ता के प्रकार का जब जिक्र होता है तो मैक्स वेबर का जिक्र होता है। जर्मनी के समाज वैज्ञानिक रहे हैं मैक्स वेबर। उन्होंने सत्ता के संदर्भ में बृहत अध्ययन किया है और उन्होंने मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार का वर्णन किया है, जिसे कि मान्यता मिली हुई है राजनीति विज्ञान में, समाज विज्ञान में, समाजशास्त्र में, और इसे लोग वरीयता देते हैं। मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकार को उन्होंने 3 प्रकार के रूप बताए, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। अगर हम परंपरागत सत्ता की बात करें तो इसमें पारंपरिक की बात होती है, परंपराओं की बात होती है, प्रथाओं की बात होती है, जो कि
लंबे अरसे से चली आ रही प्रथा है, उस सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, उसी में विश्वास व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई वंश है, कोई प्रचलित परंपरा है, देश पे शासन कर रहा है, नहीं वही ठीक है, उसे ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए, किसी को नहीं। कहीं अगर राजवंश है, राजा है, तो वह राजा ही शासन करेगा। कहीं अगर कोई वृद्ध तंत्र है जिसके अंतर्गत सत्ता समुदाय कभी ऐसा होता है कि बड़े बुरे लोगों को हाथ में सौंप दिया जाता है, तो वो परंपरा से इसी सत्ता का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आप इंग्लैंड का एक उदाहरण समझ सकते हैं कि वहां कहा जाता है कि बीता हुआ कल अमर है, इटरनल एस्टरडे, जो बीता हुआ वही सही है, वही अच्छा था। इंग्लैंड में राजा का पद आज भी आपको देखने को मिल सकता है, लोकतंत्र है, कॉमन सभा को बहुत सारे अधिकार हैं, इसके बावजूद वह राजा के सत्ता को आज भी स्वीकारा जाता है, उसके पद की महिमा का कान आज भी होता है और उसे बनाए रखा गया है, उस निरंतरता को ढोया जा रहा है, उस पारंपरिक सत्ता को मान्यता प्राप्त है, लोग मानते हैं। दूसरा प्रकार, सत्ता का दूसरा प्रकार वेबर ने कानूनी तर्कसंगत सत्ता इसे नाम दिया, विवेक सम्मत सत्ता का नाम दिया है इसे। यह बौद्धिक कानूनी होता है, रेशनल होता है, लीगल होता है और इसके अंतर्गत कानून को महत्व दिया जाता है कि कानून विवेक सम्मत है, जो कानून बनाया गया है इसे मानना चाहिए। और इस प्रकार की सत्ता धर्म ये समझ ले कि कोई व्यक्ति नहीं होता, यह औपचारिक कानून का नियम यहाँ पर चलता है और सत्ता का जो प्रयोग करने वाले होते हैं अधिकारी, उसके क्या उसके अधिकार होंगे, क्या कार्य होंगे, उसकी स्थिति निर्धारित कर दी जाती है। और इसे ऐसी सत्ता को नौकरशाही की भी सत्ता कहा गया है। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ कुर्सी को सलाम किया जाता है, जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं देखा जाता है, बल्कि उस कुर्सी पर कौन बैठा है, उस पद पर कौन बैठा है, उसे महत्व दिया जाता है। कुर्सी पर बैठने वाली योग्यता क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मानक एक अलग है, लेकिन वहां पर जो कुर्सी पर है तो उसका महत्व है। कुर्सी पर हट जाने के बाद उस व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, लेकिन उस कुर्सी पर जो बैठा है, जो जिस पद पर है, जिस सत्ता पर है, उसको महत्व दिया जाता है। एक व्यक्ति आज उस कुर्सी पर बैठा है, कल दूसरा बैठेगा, परसों कोई पड़ेगा, तो लेकिन कुर्सी की प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उस कुर्सी पर बैठेगा लोग उसे ही सलाम करेंगे, उसे मान्यता देंगे, उसे मानेंगे, उसकी बात को मानेंगे। और ब्यूरोक्रेसी का ऐसा स्वरूप आप कई जगह देख सकते हैं, अपने देश में भी देख सकते हैं, जहाँ की कानून का शासन है, नौकरशाही का शासन है और इस प्रकार की सत्ता का जो स्वरूप होता है वह पारंपरिक नहीं होता है। जैसा कि इंग्लैंड में राजा का बात आपको कहे, पारस्परिक सत्ता नहीं होती है, बल्कि यहाँ विवेक सम्मत होता है, रेशनल होता है, कानूनी होता है, कानून को महत्व दिया जाता है, संविधान को महत्व दिया जाता है, कानून की जो धारा है उसको महत्व दिया जाता है। और जहाँ पारंपरिक सत्ता का आधार, वहाँ क्या होता था, तो पारंपरिक सत्ता का आधार प्रथाएं होती थी, परंपराएं होती थी। और अभी आधुनिक समय में हम लोग कानूनी सत्ता को अधिक मान्यता देते हैं और पारंपरिक समाज में या मध्य युगीन समाज में देखें, सामंतवादी युग में देखें, तो वहाँ पारंपरिक सत्ता को ही ज्यादा लोग मानते थे और कानूनी विवेक सम्मत सत्ता को आप नौकरशाही का सत्ता का उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। और सत्ता का तीसरा प्रकार है करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी। यहाँ क्या होता है, जब किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़े, वो बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, तो यहाँ पर वह करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। और यहाँ पर कोई विवेक नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है, बल्कि संवेदना होती है, संवेग होता है, एक तरह का इमोशन होता है कि उसके प्रति लोग इतने अधिक समर्पित रहते हैं कि उनके विशिष्ट गुणों को ही सब चीज मान लेते हैं और उसके पीछे अंधानुकरण करते हैं, उसके पीछे चल जाते हैं, उसकी भावना के पीछे लोग चलते हैं। वहाँ विवेकशीलता का कोई स्थान नहीं है। करिश्माई नेता के हाव भाव, वेशभूषा, निर्णय लेने की शक्ति को इन लोग अच्छा मानते हैं और मानते हैं कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकते। और ऐसे कई एक नेता इस रूप में उभरे हैं। बहुत से लोग आज नरेंद्र मोदी को भी करिश्माई नेता के रूप में स्वीकार करते हैं और कि उनके पीछे उनकी मान्यता को लेकर चलने वाले लाखों अनुयायी उनकी बातों को आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और इतिहास में बात देखें अपने देश में तो सिकंदर महान इसका एक उदाहरण है। और कि उसी तरह जूलियस सीजर, ओलिवर क्रॉमवेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनोक्रुमा, कर्नल नासिर,
गद्दाफी, ऐसे कई एक नेता हुए हैं जो कि करिश्माई नेता के रूप में जाने जाते हैं। आप इस संदर्भ में हिटलर का भी नाम ले सकते हैं, जो कि जिसके इशारे पर पूरा जर्मनी सक्रिय हो जाता था। ऐसी ऐसी बातें बोलता था कि लोग उसके पीछे चल देते थे, उसको मानते थे। हिटलर हो गए, मुसोलिनी हो गए, लेनिन हो गए। तो इस तरह के करिश्माई सत्ता के ये लोग उदाहरण, नेतृत्व के उदाहरण बन जाते हैं और इसकी अनुयायी जो है इनके प्रति प्रतिबद्धता की भावना के साथ रहते हैं, उनको भरपूर समर्थन देते हैं, उसको मानते हैं। तो यह भी एक सत्ता का एक उदाहरण है। करिश्माई नेता भी सत्ता का एक प्रकार है।